नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों ही टॉपिक को, परावर्तन और अपवर्तन को तथा क्रिटिकल एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए इस आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? तो इसको अगर हम आसान भाषा में समझे तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर लौटती है, उसी दिशा में लौटती है, तो उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम से समझिए। ये हो गया आपका मिरर, ये हो गया आपका मिरर। अगर हम इसको देखें जब कोई किरण, प्रकाश आकर इस मिरर पर स्ट्राइक करती है, जिस बिंदु पर प्रकाश स्ट्राइक करती है, आपतित होती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दोस्तों ये आपका मिरर हो गया और यहाँ पे प्रकाश स्ट्राइक करता है। अगर ये ऐसे प्रकाश निकल जाए तो उसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। जो किरण आके स्ट्राइक करे उसको आपतित किरण, और जो निकल जाए उसको अपवर्तित किरण। और दोस्तों ये आपका अभिलंब हो गया, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल, अभिलंब से कोई भी एंगल जब हमें मेजर करना होता है तो हम अभिलंब से मेजर करते हैं। जैसे ये मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे इसका जो एंगल है वो 180 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल 180 डिग्री, इसको हम 0 मान के चलेंगे। ये प्लेन हो गया इसका। अगर मान के चलिए कि कोई किरण यहाँ से आपतित होती है 40 डिग्री एंगल पे, तो इसको हम अभिलंब जो कि नॉर्मल है, इससे ऐसे मेजर करेंगे कि ये एंगल 40 डिग्री हुआ। तो हम ये यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें दोस्तों प्रकाश का परावर्तन में जैसे कोई रेज है, कोई किरण है, इंसिडेंट यहाँ पे आपतन बिंदु पे टकराती है और फिर टकराने के बाद इसी दिशा में परावर्तित हो जाती है। टकराती है और फिर परावर्तित हो जाती है, और जिस बिंदु पे ये टकराती है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और ये इसका अभिलंब हो गया। जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए कि कोई किरण 40 डिग्री पे स्ट्राइक कर रही है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री पे स्ट्राइक करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 40 डिग्री पे ही ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब परावर्तित हो जाएगी। और दोस्तों एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जितना आपतित किरण उतना परावर्तित किरण। और दूसरी बात दोस्तों है इसमें कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ये सभी एक ही तल, एक ही प्लेन में होते हैं। बाकी आपने ये समझ लिया। अब हम इसको देखते हैं आपका परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो अगर इसको हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो जब प्रकाश, इसका डेफिनेशन हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको डेफिनेशन इसका मैंने लिखा हुआ है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इसी विचलन को अपवर्तन कहते हैं। जैसे
अब आप इसको समझिए। प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स वो हर एक माध्यम का अलग अलग होता है। जैसे में अगर आप किसी मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जा रही है तो उस पे थोड़ा सा परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन अपवर्तनांक के कारण आता है। जैसे हवा का अपवर्तनांक कुछ और होता है, पानी का अपवर्तनांक कुछ और होता है, किरोसिन का अपवर्तनांक कुछ और होता है, डायमंड का अपवर्तनांक कुछ और होता है। तो अपवर्तनांक चेंज होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ चेंजेस, उसके गति में चेंजेज आएंगी ही आएंगी। तो दोस्तों माध्यम दो होते हैं, एक तो होता है डेंस और दूसरा होता है रेयरर। एक होता है डेंस जिसको हम सघन माध्यम बोलते हैं, और दूसरा होता है रेयरर जिसको विरल माध्यम बोलते हैं। दोस्तों आप नाम से ही देखेंगे, डेंस सघन मतलब बहुत ज्यादा कंजस्टेड, मतलब ये हुआ कि ये बहुत ज्यादा सघन मतलब कंजस्टेड, और विरल मतलब खुला खुला, खुला खुला जिसमें स्पेसेस हो, मतलब खुला खुला हो, उसको हम बोलेंगे विरल। ये आसान भाषा में आप समझिए। और डेंस मतलब कंजस्टेड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रकाश अगर इसमें प्रकाश का घनत्व इसमें अधिक होता है, इसमें प्रकाशीय घनत्व अधिक होता है, और अगर घनत्व डेंसिटी ज्यादा होगा तो इसकी प्रकाश की गति इसमें कम होगी। डेंसिटी ज्यादा तो प्रकाश की गति कम। वैसे ही विरल में आप देखेंगे कि प्रकाशीय घनत्व कम होगा तो ये क्या होगा, इसकी गति तेज होगी। ऐसे आप समझ लीजिए कि ये जो है डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की गति। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं यहाँ पे। जैसे दोस्तों इसमें डायग्राम में समझाया गया है, ये एक प्लेन हो गया। दोस्तों ये कांच, इसका मतलब ये प्रयोग करने के लिए ये मिरर लेना सबसे अच्छा होता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि शीशा में अगर हम अपना चेहरा देखते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है, लेकिन दीवालों पे अगर देखें तो नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि शीशा में जब प्रकाश जाता है तो वो उसको पूरी तरह से परावर्तित कर देता है, लेकिन दीवालों पे उसको स्कैटर्ड कर देता है, मतलब बिखेर देता है। इसी वजह से दीवालों पे हमारा चेहरा नहीं दिख पाता है। दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट और परावर्तन कोण, तो ये है विरल माध्यम। विरल माध्यम, यहां से एक किरण आ रही है और आपतन बिंदु पे टकराने के बाद इसको जाना चाहिए ऐसे, अगर आप देखोगे तो इसको सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब जो है नॉर्मल, अभिलंब जो है नॉर्मल इसकी तरफ झुक जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रकाश एक माध्यम से, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब एंट्री करती है तो किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। कब? जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश एंट्री करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वैसे ही अगर आप दूसरे में देखें, अगर प्रकाश सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाती है तो दोस्तों सघन माध्यम में ऐसे हो गया कि वहां पे बिल्कुल कंजस्टेड है, ठीक है। तो यहां से अगर प्रकाश आपतन बिंदु से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम में जा रही है, तो इसको सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ये अभिलंब, मैंने बोला था कि अभिलंब से ही देखा जाता है, अभिलंब से दूर भाग रही है। तो एक चीज आपको पता चल गया कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर आ जाएगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर चली जाएगी। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसा इसलिए होता है, ये होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है और सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, बाकी अपने डिफिनीशन इसको देख ही लिया। अब आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारा अब अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब अपवर्तन के नियम। इसका जो हमने तो देख लिया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है किरण तो उसमें चेंजिंग आती है, और ये आती है किसके वजह से, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से, क्योंकि हर एक माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक अलग अलग होता है, और अलग अलग हुआ तो जाहिर सी बात है उसके प्रकाश के चाल पे कुछ तो डिफरेंस अंतर आएगा ही। अब इसके नियम हम देखते हैं, जैसे क्या है, आपतन कोण की जो ज्या होता है कोसाइन, आपतन कोण की जो कोसाइन होती है वो साइन आई होता है। आई को हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट के, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर होता है। आपतन कोण की साइन आई, अपवर्तन कोण का साइन आर, और इनका जो अनुपात होता है वह एक कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, आपतन कोण की ज्या पर अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है उसे ही हम ये इसका जो अनुपात होता है एक नियतांक के बराबर होता है, और ये जो होता है इस नियतांक कांस्टेंट, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, अगर इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे तो साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू म्यू। दोस्तों म्यू टू अपन म्यू वन इसलिए लिखा गया है क्योंकि म्यू वन होता है पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पे एक माध्यम हो गया सॉरी, यहाँ पे एक माध्यम दूसरा माध्यम हो गया, तो पहला माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वन, और जो दूसरा माध्यम है उसका अपवर्तनांक हो जाएगा म्यू टू। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सी बाई वी। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ वेलोसिटी सी अपन वी। यहाँ इस फॉर्मूले से हमेशा प्रश्न आते रहते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। सी की वैल्यू इतना होता है, अगर इसको मीटर किलोमीटर पर सेकंड में देखेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 किलोमीटर पर सेकंड। अब हम देखते हैं दोस्तों, म्यू इक्वल टू अपवर्तनांक हो गया, वी इक्वल टू प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पे हो गया म्यू इक्वल टू अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और v इक्वल टू प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। अब हमारा है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो हम देखते हैं, चलिए क्रिटिकल एंगल के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। दोस्तों इसमें क्या होता है, सघन माध्यम में, जैसे हमने पढ़ा ही है माध्यम के बारे में, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तनांक कोण जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। सघन माध्यम में आपतन कोण जो है वो विरल माध्यम में 90 डिग्री हो जाए तो उसे ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जैसे कि आप एक बात समझिए, यहाँ पे दिया है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोई रेज है जो ऐसे टकरा रही है, ऐसे टकरा रही है, और ऐसे ही टकराने के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकराने के बाद ऐसे निकल जा रही है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2। तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, स्नेल का नियम जो हमने पढ़ा हुआ है, स्नेल के नियम से ये रहा, ऊपर हमने पढ़ा। तो स्नेल का नियम क्या होता है, पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन आई इक्वल टू हो जाएगा दूसरे माध्यम, आपने ऊपर मैंने आपको पढ़ाया था, अभी आपको दिखा देते हैं।
जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपने देखा, पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन आई, पहले माध्यम की ज्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट की ज्या इंटू पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये बराबर होता है आपतन अपवर्तन कोण की ज्या इंटू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, इसी को हमने नीचे लिखा हुआ है, तो यहां से हमारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों बाई स्नेल के नियम से। तो स्नेल के नियम के अनुसार जैसे पहले माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन सी क्रांति कोण इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इंटू साइन 90 डिग्री। और दोस्तों आपको पता है दूसरा माध्यम एयर है, हमने एयर को लेकर चला है, दूसरा माध्यम एयर है, तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक वह 1 होता है। वो आपको मैं लास्ट में फ्लो चार्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से उसको याद कर लेना। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो गया इनटू और साइन 90 डिग्री। ये इसलिए होगा क्योंकि आपने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन में दिया हुआ है कि जो सघन माध्यम में आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इससे यहाँ पे साइन का आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 90 डिग्री हो जाएगी, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन सी, तो साइन सी हमारा हो जाएगा 1 बाई म्यू, और सी की जो वैल्यू है जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, इसी की वैल्यू हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। ठीक है, यही होता है, यही दोस्तों होता है क्रांति कोण का वैल्यू, और ये काफी वीवीआई होता है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपको लगे कि हाँ ये मतलब वीडियो हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपका इच्छा करे तो। बाकी दोस्तों हम कल फिर दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। मैंने सोचा दोस्तों कि एक बार हम ह्यूमन आईज जो है उसके बारे में अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि उससे भी काफी क्वेश्चन आते हैं। और मैंने एक वीडियो में जितने भी रिएक्शन है एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया है, एक ही वीडियो में सारा रिएक्शन कवर कराया है। तो अगर आपको लगता है कि मतलब ये जरूरी है आपके लिए, तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। दोस्तों ये मैंने आपको बोला था कि ये जो अपवर्तनांक विभिन्न माध्यम का अलग अलग होता है, इसको मैंने दे दिया है यहाँ पे। आप लोग इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। दोस्तों ये वायु का अपवर्तनांक, बर्फ का अपवर्तनांक 1.31, जल का अपवर्तनांक 1.33, एल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज का 1.46, ये पूछा हुआ था 2024 में। तारपीन के तेल का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन ग्लास का 1.52, कनाडा ब्लॉस्म का 1.53, खनिज नमक का 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन फ्लिंट कांच का 1.65, रूबी का 1.71, नीलम का 1.77 और हीरा का 2.42। ये दोस्तों इसका जो अपवर्तनांक विभिन्न माध्यम का दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा।